नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और आज का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 6 होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जब लास्ट में नहीं करते हैं तो पहले ही लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक एक तो बनता है। 11 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, 22 तक एग्ज़ाम चलेगा, तो बिल्कुल आप लोग पढ़ के जाइए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम ट्रेड ही अभी क्वेश्चन करा पा रहे हैं और बाकी इजी लेवल में आपको पूछा जाएगा। रीजनिंग सभी लोग जानते होंगे, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी सभी लोग जानते होंगे। इजी क्वेश्चन देगा। बाकी टेक्नीशियन क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए। तो सवाल है क्या है, जो डिस्कशन करने लायक रहेगा उसे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं खींचना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा, ज़्यादा रिवीजन होगा। क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग करंट क्या करता है। तो ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग करंट आपको वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। किससे करता है जी? वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है, जिसके कारण संधारित्र की भांति उसे भी धारा वोल्टता से 90 डिग्री लीड करती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि ओवरहेड लाइन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र 3 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यह 150 मीटर के एक स्पैन के लेवल सपोर्ट से समर्थित है। यदि कंडक्टर का विशिष्ट भार 7800 किलोग्राम है और कार्यरत प्रतिबल 1000 किलोग्राम है, तो कार्यरत तनाव कितना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्रॉस एरिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि वर्किंग स्ट्रेस कितना है? तो कार्यरत प्रतिबल जो है 1000 kg स्क्वायर है, यानी सेंटीमीटर में इसको हम लोग कह सकते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस कितना है? तो 1000 किलो सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद कह रहा है कि वर्किंग टेंशन T बराबर, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस गुने कंडक्टर एरिया, यानी 1000 में हम 3 से गुना कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा 3000 kg। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को दोगुनी उत्तेजित एसी मशीन क्यों कहा जाता है? सिंक्रोनस मोटर को दोगुनी उत्तेजित एसी मशीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में 3 फेज एसी सप्लाई प्रदान किया जाता है, जिसके कारण स्टेटर में रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसीलिए एसी और डीसी आपूर्ति क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए। मशीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एसी और डीसी आपूर्ति क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य उत्तेजन के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार यानी लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने किसके वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। कह रहा है कि सामान्य उत्तेजन के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने किसमें वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। तो सही जवाब आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति गुणांक। क्या हो जाएगा? शक्ति गुणांक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो शाफ्ट का घूर्णन करके प्राप्त किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यांत्रिक शक्ति के माध्यम से शाफ्ट का घूर्णन करके प्राप्त किया जा सकता है। यह एक मोटर जनरेटर सेट के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़िए। आगे कितना है? 55। क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे सेट हो गया मेरे साथियों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 56 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? सीक्वेंस यहाँ आ गया। चलिए क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक और हाँ, इसका PDF भी आपको मिल जाता होगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग फॉलो कर लीजिए, PDF मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है? इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेजिस्टेंस हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग जो है ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि सेलेनियम रेक्टिफायर कमज़ोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चल जाता है। इस क्वेश्चन में इस समय डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कह रहा है कि सेलेनियम रेक्टिफायर कमज़ोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चल जाता है। किससे लक्षण से पता चल जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। इनपुट करेंट बढ़ जाने से पता चल जाता है। सेलेनियम रेक्टिफायर कमज़ोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चल जाता है। इनपुट करेंट बढ़ जाने से पता चल जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वितरण उपकेंद्र के कंट्रोल पैनल में दृष्टिकारी क्यों प्रयोग किया जाता है? विद्युत वितरण उपकेंद्र के कंट्रोल पैनल में दृष्टिकारी क्यों प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैटरी आवेशन, रिले तथा एलईडी प्रचालन हेतु। बैटरी आवेशन, रिले तथा एलईडी प्रचालन हेतु विद्युत वितरण उपकेंद्र के कंट्रोल पैनल में दृष्टिकारी का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिकारी एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है जी, सभी लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है यहाँ कथन 1 क्या करा है कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युतिक परिपथ की ओवरलोड परिस्थिति में सुरक्षा करती है। ठीक है, फ्यूज की विद्युत धारा वहन क्षमता तार की मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। एक क्वेश्चन ए नहीं, ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए से कथन 1 सही है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, ओवरलोड होने पर जैसे सुरक्षा हम लोग को प्रदान करता है। फ्यूज कभी कभी जल ही जाता है, शॉर्ट सर्किट से भी फ्यूज जल जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है क्या कि दिष्ट धारा मशीन में प्रोग्रामिंग कुंडली के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कह रहा है कि दिष्ट धारा यानी डीसी, दिष्ट धारा मशीन में प्रोग्रामिंग कुंडली के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प है, अब विकल्प कह रहा है सीधे तो YB YF सही है। YB YF इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको कुछ करना नहीं है। YB और ग्रेटर देन YF, बड़ी और छोटी पहचानते हैं ना। इधर जो है से बड़ी है, यानी चूँकि इसके पास तीर है, ये तीर लेके जा रहा है उसके पास, तो ये बड़ा है तब न जी, ये कमज़ोर हो गया। इधर से आएगा तो इधर में आ रहा है तो हम इधर की संख्या कमज़ोर हो जाएगा, इधर की संख्या बड़ा हो जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, एक कॉइल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है? एक कॉइल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है? तो कॉइल से बाहर आ रहा है सिरा, उसे हम लोग कॉइल की लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉइल की लीड्स कहते हैं, लीड्स ऑफ द कॉइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी मशीन में वितरित कुंडली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अब आपको याद रहेगा तभी ना गलत काटिएगा जी। कौन सा विकल्प गलत है? कह रहा है कि एसी मशीन में वितरित कुंडली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? जैसे आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस कम होते हैं। नहीं, ये सही है, ये सही है। कह रहा है कि डिस्टार्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद क्या करा है कि चालकों के समान वितरण से बेहतर प्रसंस्करण में मदद मिलती है। सही, यानी इस क्वेश्चन का जो है से जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता, ये गलत है, हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि एकल फेज मोटर्स में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग किस प्रकार की होती है? एकल फेज मोटर्स में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही जवाब हो जाएगा सेकेंडरीय होती है, कंसंट्रिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्योंकि सिंगल फेज मोटर 1/5 AC सप्लाई पर संचालित होती है या सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि इंडक्शन मोटर में सही फेज विस्थापन के लिए प्रति खौचा वैद्युतिक अंश की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है। यानी इंडक्शन मोटर में सही फेज विस्थापन के लिए जो सूत्र है उसकी गणना कैसे की जाती है? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा प्रति खांचा वैद्युतिक अंश बराबर कुल वैद्युतिक अंश बटा खांचों की कुल संख्या, यानी इलेक्ट्रिक डिग्री पर स्लॉट, यानी टोटल इलेक्ट्रिकल कंटेंट टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब कहाँ पर आ जाते हैं हम लोग? 64 के बाद 65। 65 कहाँ गया जी? 65 तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। 65 देखिए, आज थोड़ा माफ़ कीजिएगा साथियों, क्वेश्चन जो है ना ऊपर नीचे PDF सेट हो गया है। चलिए, क्वेश्चन है कि वह 65 नंबर, 64 के बाद 65,
वह वाइंडिंग जिसमें फेरों के निकटतम खांचों में दो या दो से अधिक श्रेणी क्रम में समयोजित कुंडलियों में वितरित की जाती है उसे क्या कहा जाता है। कह रहा है कि वह वाइंडिंग जो है जिसमें फेरों के निकटवर्ती खांचों में दो या दो से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वितरित वाइंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितरित वाइंडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है। हेलिकल्स कॉइल का आमतौर पर किस लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए होता है। बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए गए कंडक्टर संवाहक की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए गए कंडक्टर संवाहक की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी। तो आर्मेचर के कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए गए कंडक्टर संवाहक की व्यवस्था को आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है। यहाँ पर वाइंडिंग अगर पूछा जाए तो वाइंडिंग की दो प्रकारें होती हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है, उच्च धारा तथा निम्न वोल्टता की आवश्यकता होती है, वहाँ लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। और वेव वाइंडिंग का प्रयोग उच्च वोल्टता तथा निम्न धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि डिस्क धारा डीसी मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। कह रहा है कि डिस्क धारा यानी डीसी मशीन प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाई बी यहाँ पर लेस देन वाई एफ हो जाएगा। इसको भी याद आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ, ये क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आने की उम्मीद रहता है। 68 नंबर जो है ना डीसी पूछ रहा है। डीसी में इस प्रकार के सिंबल रहेगा, वाई भी इधर से रहेगा, इसे टिक आउट सीधा कर दीजिएगा, कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है कि आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों विधियाँ, ग्राउल परीक्षण विधि, श्रेणी टेस्ट लैंप विधि, वोल्टता पतन विधि, ये तीनों विधियाँ अपनाई जाने वाली विधि है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोध दिक् परिवर्तन रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो 70 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है कि प्रतिरोध दिक् परिवर्तन में निम्न कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से उच्च कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न और उच्च। निम्न कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से उच्च कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सुचालक कंडक्टर 2 सेकेंड में फ्लक्स के 2 वेबर काटता है और इसके 50 चक्कर होते हैं तो कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ होगा। यदि एक सुचालक कंडक्टर 2 सेकेंड में फ्लक्स के 2 वेबर काटता है और इसके 50 चक्कर होते हैं तो कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 वोल्ट। क्या हो जाएगा जी, 50 वोल्ट। यानी प्रश्नानुसार डिफाइन इट 2 में से 1 घटेगा यहाँ पर तो आ जाएगा 2 वेव। इसका फॉर्मूला ही अलग है। dt बराबर 2 सेकेंड आ जाएगा तो n बराबर 50 टर्न यहाँ कह रहा है, 50 टर्न चक्कर लगाते हैं और टाइम हो जाएगा तो 2 सेकेंड। तो यह फार्मूला है E बराबर n d, इस तरीके से फाई रहेगा। यहाँ पर dt यानी कि 50 गुने 2/2 आएगा। तो यहाँ काटिएगा तो 25 आएगा, 25 में गुना कीजिएगा 2 से तो 50 वोल्ट आएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान श्रेणी में शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं। कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कि संचयी कंपाउंड जनित्र किस श्रेणी में शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी,
दोस्तों टेक्नीशियन की एक बार तैयारी कर लीजिएगा ना तो बहुत काम आएगा, क्योंकि वैकेंसी आते रहता है, इसमें टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम जाते हैं। तो एक बार तन मन दिल लगा के पढ़िए। इस प्लेटफार्म पर आपको टेक्नीशियन से संबंधित वीडियो डाला जाएगा और भी वीडियो डाला जाएगा, तो जो कैंडिडेट उससे जुड़े होंगे उस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि 100 खांचों वाली और प्रति खांचा 10 चालक युक्त 10 ध्रुव तरंग लेपी जनित्र को जब 12 आरपीएम में परिचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए यदि प्रति ध्रुव अभिभाव 0.01 WB है। इस तरीके से क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए तो क्या कुछ घबराना नहीं है। प्रश्नानुसार चलेंगे। Z बराबर 100 खांचों वाले प्रति खांचा 10 चालक है, तो 100 में 10 से गुना कर देंगे, सीधा निकल के हमको आ जाएगा 1000 Z का मान। P क्या कह रहा है कि 10 ध्रुव तरंग लेपित जनित्र को 1200 RPM में परिचालित किया जाता है, तो वेव का मान कितना है 0.01 WB है। तो फार्मूला होता है E बराबर P∅, E बराबर होता है P∅ ZN बटा 60 है। आप लोग पढ़े होंगे, रिवीजन करा रहे इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। N का मान होता है टर्न की संख्या, P पोलो की संख्या, P प्रति पोल फ्लक्स और Z होता है आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, A होता है समानांतर पदों की संख्या। तो यहाँ पर फार्मूला सीधा डायरेक्ट मैं सेट करूँगा। 10 गुने 0.01 गुने 1200, कलम कॉपी आप लोग लेके बैठिएगा, आसानी होगा कभी कभी, बटा 60 गुने यहाँ पर 2 करेंगे तो समझ ही रहे, 1 0 से 1 0 उड़ाएंगे, 2 से यहाँ पर आपको कट जाएगा कहाँ, ये 50 मरतबे कट जाएगा। यानी काट कूट जब कीजिएगा तो आपका सही जवाब निकल कर आ जाएगा 1000 वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप किसके प्रभाव से उत्पन्न होता है। असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप किसके प्रभाव से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, प्रतिचुंबकन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिचुंबकन से उत्पन्न होता है। चूँकि आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम से कम करने के लिए निम्न प्रयोग किया जाए, जैसे क्षतिपूर्ति वाइंडिंग, पोलो के टुकड़ों का उपयोग किया जाना एवं आर्मेचर डिजाइन को अनुकूलित करना, ये सब प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर क्या रहता है। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान यानी यूनिफॉर्म वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 76 नंबर सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। 76 नंबर सवाल कहाँ गया मेरे साथियों, यहाँ आ गया। क्वेश्चन है कि आरसीसी टावरों को लाइन वोल्टता समानता होती है। आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता समानता होती है, तो क्या जवाब आपका हो जाएगा जी, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 11 kV से 33 kV आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता समान होती है। मैंने कल या परसों की क्लास जब लिया था तो उसमें आपको ये 4 प्रकार के बताया था डिस्कशन, ठीक है ना। 4 प्रकार के उसमें डिस्कशन बताते हैं, कौन 11 से 33 रहेंगे, कौन 0 से 11 रहेंगे, कौन 11 से 21 रहेंगे, कौन 33 से प्लस रहेंगे। तो जो क्लास नहीं देखे थे प्लीज़ देख लीजिए, और अभी तक आप लाइक नहीं कीजिए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो, और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए और आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है, एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल हैं और 3300 आरपीएस पर घूर्णन करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी। कह रहा है कि एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल हैं और 3300 आरपीएस पर घूर्णन करता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 550 हर्ट्ज होगी। कितना हो जाएगी जी, 550 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन विफलता का कारण बन सकता है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन विफलता का कारण बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, भारी हार्मोनिक्स। ने कहा कि ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन विफलता का कारण क्या बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, देखिए सी हो जाएगा, भारी हार्मोनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सा डिस्कशन है, टाइम लग जाएगा ज़्यादा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हेयर
हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन है कि हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोटर किया जाता है। यह एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर संचालित होती है। इसके परिचालन हेतु 400 से 600 वाट की शक्ति दी जाती है। इसका टॉर्क एवं गति दोनों उच्च होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टेरिसिस मोटर के प्रयोग करने के मुख्य कारण क्या होता है। तो 80 नंबर का सवाल हो जाएगा कि उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टेरिसिस मोटर का प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों एक आवश्यक सूचना कि जो विद्यार्थी जैसे अब तैयारी कर रहे हैं, अभी एक वैकेंसी महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश का हम देखे थे नोटिफिकेशन, वहाँ निकल के आया, तो वहाँ भी कुछ सीटें रहती है, वहाँ भी जो जिनका तैयारी रहेगा तो भरेंगे। बहुत से बच्चे नहीं भरते हैं कि वहाँ पर 10% या 20% जो भी इधर बाहरी आदमी का अलाउ रहता है, बाहरी स्टेट का, तो लोग नहीं भरते हैं, वहाँ पर बच्चे कम पहुँच पाते। तो उसमें आप फॉर्म भरिएगा, तैयारी रहेगा तो ज़रूर हो जाएगा। तो एक बार पढ़िए, पढ़ते रहिए, इस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को छोड़िएगा नहीं जो इसमें लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर। कह रहा है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर मोटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटर परिपथ ब्रेकर्स हेतु चक्र को बंद करने का समय क्या होगा। मोटर परिपथ ब्रेकर्स हेतु चक्र को बंद करने का समय क्या होगा। तो यहाँ पर समय होगा कि जैसे मोटर सर्किट ब्रेकर MCBS एक विशेष प्रकार का विद्युत स्विच होता है जो ओवरलोड यानी शॉर्ट सर्किट और अन्य दोषों से परिपथ को बचाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 0.001 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 0.001 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर लगी है स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है। इसका कारण क्या है। उसमें कंडेंसर वगैरह तो नहीं, खराबी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खुला धारक है, ओपन कैपेसिटर है, इसीलिए उसे चला देने पर चलते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोल, देखिए कल भी क्वेश्चन आया था, एक 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3% स्लिप पर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से चालू किया जाता है तो रोटर में स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति होगी। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसे सोल्व भी मैं कर दूंगा। कह रहा है कि एक 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3% स्लिप पर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से चालू किया जाता है तो रोटर में स्टेटर के सापेक्ष घूर्णन गति होगी। तो क्या हो जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 970 RPM। कैसे होगा, प्रश्नानुसार P यानी पावर शक्ति, P बराबर कितना है 6, यानी पावर कर रहे हैं सॉरी, पोल की संख्या हो जाएगा P बराबर 6 है और S का मान पूछता है। तो S जो है यहाँ पर 3% है, कितना है स्लिप, S है कितना 3% है। उसके बाद कह रहा है कि रोटर में स्टेटर के सापेक्ष घूर्णन गति पूछ रहा है तो NS बराबर, यानी NS बराबर, इसे मैं इसे काट के फिर से लिखता हूँ, NS बराबर फार्मूला ये होता है 120 F/P। तो यहाँ पर ये मान है ना 120 गुने 50, कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज है ना, 50/6 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 20 2500 यानी 1000 RPM आता है। तो 1000 RPM में से घटता है जब आता है तो NR बराबर NS होता है, यहाँ की 1 - S यहाँ निकलता है। जब 1000 में से 1 घटाइएगा तो इस तरीके से रहता है। जो देखिए मैं इसे क्लियर ही कर देता हूँ। 1000 RPM जब आया तो NR बराबर NS
1 माइनस एस होता है। उसके बाद क्या करा है कि 1000 जब मान आ गया तो 1 माइनस 0.003 बराबर कितना आएगा आंसर 970 एम आएगा। इसे कैलकुलेशन करके देखिएगा, आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 970 आरपीएम आ जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रैक्टर के मुख्य संयोजकों की तुलना में सहायक संयोजक वहन करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के मुख्य संयोजकों की तुलना में सहायक संयोजक वहन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निम्न धारा करते हैं। क्या करते हैं? निम्न धारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सीधे स्विचिंग द्वारा स्टार्ट किए जाने पर मेंस से 100 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट खींचता है। यदि स्टार्टिंग के लिए 60% टैपिंग वाला एक ऑटो ट्रांसफर प्रयुक्त किया जाता है तो मेंस से लिया गया इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सीधे स्विच द्वारा स्टार्ट किए जाने पर मेंस से 100 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट खींचता है जब स्टार्ट करते हैं। यदि स्टार्टिंग के लिए 60% टैपिंग वाला एक ऑटो ट्रांसफर प्रयुक्त किया जाता है तो मेंस से लिया गया इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, तो 50 एम्पीयर होगा। 50 एम्पीयर होगा। समझ गए जी? लाइक नहीं कीजिएगा, ठीक ना? आप लोग कंजूसी कीजिए, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजाक कर रहा था। एक इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होती है? एक इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोटर पावर की होती है। रोटर पावर की स्लिप गुना होती है। दोस्तों एक और वीडियो आ रहा है आपके लिए, उसमें आपको रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ चैप्टर टॉपिक का नाम क्या रहेगा। मैंने इसको क्वेश्चन को सेट किया है, उसमें रहेगा अचालक विद्युत तार केबल और विद्युत उपकरण, यानी इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। क्वेश्चन की संख्या आपको लगभग 150 से 200 देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपको 1 घंटा से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई सोल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, सीधा याद करने वाला है। तो इसे मैं करा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 150 क्वेश्चन है ही। उसके बाद चुंबक और वैद्युतिक चुंबकत्व तो कल ही कराने की कोशिश करेंगे कि कल शाम तक आपको वीडियो दोनों मिल जाए। इसमें भी ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, ये भी आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? ये में भी लगभग 150 के करीब इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। 169 क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि सर्पी वलय प्रेरण मोटर से होता है। सर्पी वलय प्रेरण मोटर से होता है, क्या होता है? अंत में ही पूरा कॉन्फिडेंस लगा के आप लोग पढ़िए, तैयारी किए तो सेट सीधा बनाइए, पढ़ते चलिए। जो सही हो रहा है समझिए कि सही है, सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। सर्पी वलय प्रेरण मोटर से होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है। सर्पी वलय प्रेरण मोटर से क्या होता है? उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है। नेक्स्ट है, दी गई आकृति को पहचानिए। सभी लोग जानते हैं क्या है। यह एक स्वचालित परिणाम मित्र है, ऑटो ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईईई के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किस से कम नहीं होना चाहिए। कल हम लोग बताए थे आईईई का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निस होता है। क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निस होता है। और इसमें ही SWG का हम लोग फुल फॉर्म बताए थे, क्या? स्टैंडर्ड वायर गाइज होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गाइज होता है। कहीं ये मैं टॉपिक आपको पढ़ा तो नहीं दिया हूँ ना? क्वेश्चन कुछ मिल रहा है वैसा ही, नहीं पढ़ाया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कल भी एक क्वेश्चन था 0.8 SWG कॉपर या GI। ऑप्शन नंबर ए भी यही आंसर सेम था, क्वेश्चन भी सेम था, आंसर भी सेम था। नेक्स्ट है कि घरेलू तार स्थापन में फ्यूज का निर्धार रेटिंग क्या होना चाहिए। घरेलू तार में क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रांतिक मान का 150% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रांतिक मान का 150% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 132 किलोवोल्ट सिस्टम फेज की ग्राउंड संधारित 0.015 माइकल फैराड और इंडक्टर 6H है, तो वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए थोड़ा सा सॉल्यूशन है,
मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन कर रहा है कि किसी 132 किलो वोल्ट सिस्टम फेज के ग्राउंड संधारित 0.015 माइक्रो फैराड यानी वोल्टेज है 132 किलो, यानी वोल्ट का मान है 132 और सी का मान है 0.015 यानी संधारित। तो एल है 6 इंच, एल है 6 इंच आपको। तो आर का मान पूछा, तो आर बराबर फार्मूला ही होता है, लिख दे रहा हूँ, रूट अंदर 1/2 रूट अंदर एल बटा सी। तो एल का मान क्या हो जाता है 6/0.015 गुने 10 के पावर -6। इसे जब सोल्यूशन कीजिएगा देखिए 6 होगा, 1/2 लिखा हुआ है, 0.015 गुने 10 के पावर 6। चूँकि यहाँ पर पूरा साफ नहीं है, बोलूँगा तो समझ जाइएगा। जब इसे काट छाट कीजिएगा तो 1/2 गुने रूट अंदर 40 गुने 10 के पावर 8, अर्थात यहाँ पर आएगा निकल कर 1/2 गुने 2000 आ जाएगा निकल कर, नहीं 20,000 आ जाएगा। जब इसे काटिएगा तो 10,000 ओम आएगा, तो 10,000 ओम के 10 kg होता है, क्या होता है 10 kg होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5T कंडीशनर के लिए किस रेटिंग का सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है। जब क्वेश्चन हम कल पढ़ाएंगे ना, इस क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे क्या बोल रहे थे आपको पढ़ाने के लिए, अचालक विद्युत तार, ये क्वेश्चन इसमें मिलेगा कि 1.5T कंडीशनर के लिए किस रेटिंग का सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20 एम्पियर का, क्योंकि 1 टन बराबर होता है 3517 वाट। क्या होता है 3517 वाट। तो 1.5 टन बराबर इसमें गुना कर दीजिए, जब गुना कीजिएगा तो 5275.5 वाट आंसर निकल कर आएगा। तो धारा रेटिंग इसको एम्पियर में बदल देगा 21.1, यानी कि 20 सर्किट ब्रेकर की रेटिंग हो जाएगी 20 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ELCB परिपथ में सदैव संयोजित की जानी चाहिए। अब ELCB यहाँ पूछ दिया तो पूर्ण अर्थ है लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या है लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB के निम्न कारण भी हो सकते हैं: खराब वायरिंग, उपकरण क्षति, नमी का प्रवेश कर जाना एवं इंसुलेशन का सही न होना। तो सही जवाब क्या, देखिए जो मैं पढ़ाऊँगा इससे 2 क्वेश्चन पूछ दिया, तो सही जवाब इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपूर्ति से भार ऊर्जा मीटर की ओर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मैग्नीट्यूड रिले भी कहा जाता है। मैग्नीट्यूड रिले भी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी इंडक्शन रिले को कहा जाता है, इंडक्शन रिले को कहा जाता है। बस आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। वीडियो आपको एक दिन में 4 से 5 को मिलेगा, लगातार क्लास चलेगा। चूँकि वीडियो एक बार हम जोड़ नहीं सकते हैं, चूँकि ज़्यादा समय बर्बाद होगा। छोटा छोटा पार्ट में आएगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 90% पड़ती है। कितना पड़ता है जी 90% पड़ता है। वो अर्ध में पड़ता है 60 से 90। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है कि 30 डिग्री कोण पर झुकी हुई सतह किरणों को 100 डिग्री कैंडल के पावर लैंप से 5 मीटर दूर रखी है, तो सतह पर प्रदीप्ति का औसत तीव्रता क्या होगा। तो 90, यानी कि 90 डिग्री से देख रहा है तो 90 में से 30 घटाएगा तो 60 हो जाएगा। नहीं, इसको छोड़िए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सॉल्यूशन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा उसे छोड़कर निकलना ही पड़ता है। क्वेश्चन है कि आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध किसका प्रयोग करके मापा जाता है। आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध किसका प्रयोग करके मापा जाता है। 98 नंबर, ऑप्शन नंबर बी, केल्विन ब्रिज का प्रयोग करके मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी सर्किट में एमीटर को उस सर्किट तत्व के साथ रखा जाता है जिसमें करंट को मापा जाता है। तो सही जवाब होंगे यह हमेशा केवल श्रेणी में होता है। चूँकि एक ऐसी सर्किट में एमीटर को उस सर्किट तत्व के साथ रखा जाता है जिसमें करंट को मापा जाता है, यह हमेशा केवल श्रेणी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है। क्वेश्चन है कि फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं। चूँकि इसके रोटर को डीसी शंट जनरेटर से उत्तेजित किया जाता है।
यानी ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा सही। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, टॉपिक बाई टॉपिक 2-4 को मैं टॉपिक से करा दे रहा हूँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अभी आपको वीडियो मिलेगा अचालक विद्युत तार केबल और विद्युत उपकरण का, अभी एक वीडियो अपलोड हुआ होगा इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति का। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में पूरा क्वेश्चन करा दिया गया है, उसे आप लोग देख लीजिए, आपके प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।